हम ज्वालामुखी चैप्टर कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट 2 जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने ज्वालामुखी परिघटना क्या होती है, उसमें कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, किस तरह का लावा निकलता है और उसके साथ साथ किस तरह के इरप्शंस या उद्गार होते हैं, वो सारी चीजें देखी थी। प्लस इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी स्थलाकृतियां, इन सबको हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वालामुखी के प्रकार। और ज्वालामुखी के प्रकार करने से पहले स्थलाकृति करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि एक ज्वालामुखी के प्रकार बताने का तरीका स्थलाकृति के आधार पर भी है। इसीलिए स्थलाकृति आपने होपफुली लर्न कर ली होगी अच्छे से, तो आपको याद होगा कि कौन कौन से ज्वालामुखी या कौन कौन सी ज्वालामुखी शंकु बनते हैं और किस तरह की विस्फोटकता से उनमें लावा निकलता है। तो शील्ड ज्वालामुखी हमने किया था कल, ज्वालामुखी का शील्ड शंकु किया था कोन, अम्लीय शंकु किया था एसिडिक कोन, हमने मिश्रित शंकु किया था या कॉम्पोजिट कोन किया था, उसके साथ साथ सिंडर कोन भी किया था, कार्डेरा किया था, क्रेटर किया था, फ्यूमरोल्स, गीजर, ये सारी चीजें हमने की थी। इन सब के कुछ कुछ उदाहरण आपको ध्यान होने चाहिए ताकि 2 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप एग्जाम्पल भी उसमें दे सकें। अब देखिए आज की क्लास में हम प्रकार जो है ज्वालामुखी के उनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स में देखिए 3 तरह से 3 आधार पर बताए जाते हैं प्रकार ज्वालामुखी के। एक है स्थलाकृति के आधार पर, एक सक्रियता के आधार पर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बेसिस पर, और तीसरा आधार है इरप्शन के बेसिस पर या उद्गार के आधार पर। सबसे पहला ये जो लैंडफॉर्म बेस्ड है वोल्केनो के टाइप्स, इसमें ये प्रमुख प्रकार हैं शील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, काल्डेरा ज्वालामुखी, बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, मिड ओशनिक रिज वोल्केनो, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस वोल्केनो, काल्डेरा कॉम्पोजिट एंड शील्ड वोल्केनो। सो ये वोल्केनो के टाइप्स हैं, इनको एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा जो है आधार पर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, ये 3 टाइप्स हैं, इनको थोड़ा सा कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी, एक्टिव, डोरमेंट एंड डेड वोल्केनोज। फिर तीसरा जो है वो है उद्गार के आधार पर। 2 तरह के इरप्शंस होते हैं, फिशर इरप्शन मतलब दरारी उद्गार और केंद्रीय उद्गार या सेंट्रल इरप्शन। फिशर इरप्शन या दरारी उद्गार का एक प्रमुख ज्वालामुखी प्रकार है जो है आइसलैंड तुल्य या आइसलैंडिक वोल्केनो, और केंद्रीय उद्गार के सेंट्रल इरप्शन के ये प्रमुख ज्वालामुखी 5 हैं, जिसमें हवाई तुल्य या हवाइन वोल्केनो, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो या स्ट्रोम्बोली तुल्य, वोल्केनो तुल्य या वोल्केनो वोल्केनो, पीलियन और प्लीनियन वोल्केनो, ये सारे ज्वालामुखी हैं। अब इन सभी वोल्केनोस को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्थल आकृति के आधार पर ज्वालामुखी को समझेंगे, लैंडफॉर्म के बेसिस पर जो वोल्केनो के टाइप्स हैं उनको देखते हैं। अगर लैंडफॉर्म्स ये वाली आपने ढंग से की हैं तो आपको अच्छे से ये वाला जो टाइप है ज्वालामुखी का ये समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शील्ड ज्वालामुखी की, शील्ड वोल्केनो। अब शील्ड वोल्केनो जो है ये करें उससे पहले आपको ध्यान होगा कि शील्ड जो कोन होता है वो किस तरह का कोन होता है। शील्ड कोन होता है बेसिकली बेसिक कोन जिसको कहते हैं क्षारीय शंकु। आपको याद होगा शील्ड कोन क्षारीय शंकु ही होता है, बेसिक कोन, जिसमें क्षारीय लावा निकलता है, बेसिक लावा निकलता है। और बेसिक लावा किस तरह का होता है, बहुत पतला तरल होता है। तो ऐसे लैंडफॉर्म से रिलेटेड कोई वोल्केनिक इरप्शन है, इसका मतलब इस वोल्केनिक इरप्शन में, इस ज्वालामुखी उद्भव में बेसिक लावा बाहर निकलता है। और आपको पता है बेसिक या क्षारीय लावा जो है उसको निकलने में ज्यादा विस्फोट की आवश्यकता नहीं होती, और जो भी लावा निकलता है विस्फोट के जो भी लावा निकलता है ज्वालामुखी उद्भव के बाद, वो लावा विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे ज्यादा ऊंचे लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले शंकु बनते हैं। ये कल की क्लास में हमने क्षारीय शंकु या बेसिक कोन इस तरह का देखा था। तो ये अगर हम वोल्केनो के आधार पर देखें तो लैंडफॉर्म तो कल हमने की थी, पर जब आप ज्वालामुखी को समझाते हैं तो ज्वालामुखी में मुख्यतः आपको फोकस करना है विस्फोटकता पर। तो ये जो शील्ड प्रकार के ज्वालामुखी हैं ये बहुत कम विस्फोटक होते हैं, कम विस्फोटक मतलब इनकी एक्सप्लोसिवनेस बहुत कम होती है, लेस एक्सप्लोसिव होते हैं। उसके साथ साथ इस तरह के इरप्शंस जब होते हैं तो उनसे निकलता है बेसिक लावा या क्षारीय लावा जिसको कहते हैं, वो निकलता है, जो बहुत पतला होने के कारण विस्तृत क्षेत्र में फैलकर कम ऊंचाई और मंद ढाल वाली स्थलाकृति का निर्माण करता है या शंकु का निर्माण करता है।
प्लस ऐसे जो ज्वालामुखी का उदाहरण हमने देखा था कौन जब किया था, क्षारीय शंकु, उस बेसिक कौन को करते समय हमने देखा था कि हवाई द्वीप समूह में मोना लोआ नाम का जो एक क्षारीय शंकु है वो देखने को मिलता है। तो हवाई द्वीप समूह में या हवाई आइलैंड ग्रुप में इस तरह के काफी सारे बेसिक कोन्स देखने को मिलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ शील्ड वॉल्केनो या शील्ड प्रकार के जो वॉल्केनो हैं वो हवाई द्वीप समूह में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हवाई द्वीप समूह इसका उदाहरण हो गया इस प्रकार के ज्वालामुखी का। तो कुल मिला के शील्ड ज्वालामुखी कैसे होते हैं, तो ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनकी विस्फोटकता कम होती है। विस्फोटकता कम होने का कारण है कि इनमें से क्षारीय लावा निकलता है, बेसिक लावा। इनमें गैसों की तीव्रता बहुत कम होती है, इसी वजह से ये ज्यादा विस्फोट के साथ नहीं निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो जो लावा निकलता है क्षारीय लावा वो कम ऊंचाई मंद ढाल वाली स्थलाकृति या लो हाइट जेंटल स्लोप्ड लैंडफॉर्म बनाते हैं। और इस तरह के वॉल्केनो हमें हवाई द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं। तो शील्ड ज्वालामुखी में यही प्रमुख चीजें हैं। तो अब आप देखिए इस प्रकार के ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं तथा इनमें क्षारीय लावा निकलता है। वाहक, अच्छा एक और चीज, जब भी कभी इनकी वाहक नलिका में या पाइप जो होती है उसमें जब पानी प्रवेश कर जाता है तब ये कभी कभी विस्फोटक हो जाते हैं, अदरवाइज ये विस्फोटक नहीं होते हैं या बहुत कम विस्फोटक होते हैं। मान लीजिए ये कोई क्षारीय शंकु है, बेसिक कोन, ये उसकी वाहक नलिका है, पाइप है, और हर एक कोन के ऊपर क्या होगा, क्रेटर होगा। कोन का जो मुख होगा, ओपनिंग जो होगी वो क्रेटर वाला होगा भाग। इस क्रेटर वाले ऊपरी भाग में कभी अगर वर्षा का जल आ जाए या किसी भी कारण से पानी अगर आ जाए तो पानी आते ही इसके आंतरिक भाग में ये जल जाएगा, और ये जल जैसे ही यहाँ जाएगा अंदर की तरफ तो गर्म लावा के संपर्क में आने से जलवाष्प बनेगा, वाटर वेपर, और फिर वाटर वेपर जो है वो प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। तो जब भी कभी कभी इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं उनकी वाहक नलिका में या पाइप में पानी घुस जाता है तो ये कभी कभी विस्फोटक हो जाते हैं, एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, अदरवाइज ये विस्फोटक नहीं होते हैं या बहुत कम विस्फोटक होते हैं। तो ये इनकी वाहक नलिका में जल प्रवेश करने पर ज्वालामुखी विस्फोटक हो जाते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में से कम ऊंचाई मंद ढाल वाली स्थलाकृति बनती है, और इस प्रकार के हमें ज्वालामुखी हवाई द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं। तो वॉल्केनो बिकम्स एक्सप्लोसिव व्हेन वाटर एंटर्स देयर वेंट एंड सच इरप्शंस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लो हाइट जेंटल स्लोप लैंडफॉर्म एंड सच वॉल्केनिक इरप्शंस आर फाउंड इन हवाईन आइलैंड ग्रुप। तो जो हमने उद्गार के आधार पर हवाई तुल्य ज्वालामुखी किया था वो एग्जैक्टली शील्ड ज्वालामुखी का ही सेम वर्जन है, बस नाम अलग है, बाकी समझाना यही सेम चीजें हैं। उसमें भी हवाई तुल्य में भी सेम पॉइंट्स आएंगे। अब हम बात करते हैं मिश्रित ज्वालामुखी की, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। तो आपको याद होगा कॉम्पोजिट वॉल्केनो या कल जो हमने मिश्रित शंकु किया था, तो मिश्रित शंकु में हमने देखा था कि लावा के साथ कई अन्य पदार्थ निकलते हैं। तो कई अन्य पदार्थ लावा के साथ कब निकलेंगे, जब लावा बहुत विस्फोट के साथ बाहर निकलेगा, तभी इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लावा अपने साथ लेकर आएगा। और गाढ़ा चिपचिपा लावा होता है तभी इतनी सारी चीजों को अपने साथ बांध कर लेकर आता है। तो इस तरह के जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं वो काफी विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। और विस्फोटक होने के साथ साथ इनमें से केवल लावा नहीं निकलता, लावा भी गाढ़ा निकलता है और उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं, मटेरियल निकलते हैं, जैसे राख निकलती है, ज्वल खंडाश्मी पदार्थ निकलते हैं, लैपेली निकलती है, कई सारे टुकड़े निकलते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह के इरप्शन के दौरान निकलती हैं। और ये विस्फोटक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें गैसों की इंटेंसिटी या गैसेस की इंटेंसिटी जो है, तीव्रता, वो काफी ज्यादा होती है। अक्सर ज्वालामुखी विस्फोटक गैस की तीव्रता अधिक होने के कारण ही होते हैं, प्लस लावा जो है उसके गाढ़े होने की वजह से होते हैं। तो एक्सप्लोसिवनेस के पीछे कारण क्या है, गैसों की तीव्रता और लावा का बहुत गाढ़ा होना, तभी जाकर वो प्रेशर ज्यादा लगता है और विस्फोट के साथ लावा बाहर निकलता है। तो इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं काफी विस्फोटक होते हैं, और इनमें जो ये विभिन्न पदार्थ निकल रहे हैं ये एक के बाद एक ऑल्टरनेट लेयर्स में जम जाते हैं, और इस तरह से जब ये लेयर्स में जमते हैं, परतों के रूप में जमते हैं विभिन्न पदार्थ, तो बहुत विशाल शंकु बनता है, एक ह्यूज कोन बनता है जिसकी हाइट भी ज्यादा होती है, जो बड़ा भी काफी होता है। और इस तरह के शंकुओं के उदाहरण हमने कल की क्लास में देखे थे, हुड, रेनियर, शास्ता, इवन फ्यूजी यामा जो है या फ्यूजीशान जो है जापान का, वो भी इसी तरह का कॉम्पोजिट वॉल्केनो है।
तो मिश्रित ज्वालामुखी जब समझाने हो तो उदाहरण में आप हुड, रेनियर, शास्ता वगैरह लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि ये कम विस्फोटक है तथा लावा और अन्य पदार्थ निकलते हैं और गैसों की तीव्रता ज्यादा होती है। तो देखिए इसमें यही बेसिक चीज है। तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक होते हैं, वेरी एक्सप्लोजिव, और बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं इनके दौरान, गैसें, राख, ज्वल, खंडाश्मी पदार्थ, और ऊंची स्थलाकृति बनती है, ह्यूज एंड हाई लैंडफॉर्म बनता है, क्योंकि लेयर्ड फॉर्म में जम जाते हैं जितने भी मटेरियल निकलते हैं। हुड, रेनियर जो यूएसए में है वो इसके प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं इस तरह के ज्वालामुखी प्रकार के। तो जब हम लैंडफॉर्म ऑलरेडी कर चुके होते हैं तो इस तरह से जो टाइप्स देखते हैं ज्वालामुखी के वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाते हैं। तो अब देखिए काल्डेरा, काल्डेरा ज्वालामुखी या काल्डेरा वोल्केनो। काल्डेरा अगर आप समझ चुके हैं तो काल्डेरा ज्वालामुखी को समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो हम लैंडफॉर्म के बेसिस पर स्थलाकृति के आधार पर विभिन्न ज्वालामुखी के प्रकार देख रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी काल्डेरा ही है। लैंडफॉर्म के बेसिस पे जब देखते हैं तो काल्डेरा सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव है। ये इतना ज्यादा विस्फोटक है, वेरी एक्सप्लोजिव, ये इतना ज्यादा विस्फोटक है कि इसमें से जो लावा वगैरह निकलता है वो कोई ऊंची स्थलाकृति या ह्यूज बड़ा लैंडमास बनाने की बजाय वो क्या करता है, उस सतह के भाग को नीचे की तरफ धकेल देता है या नीचे की तरफ धंस जाता है वो हिस्सा सतह का। और वो क्यों धंसता है वो भी हमने कल देखा था। जब लावा बाहर निकलता है विस्फोट के साथ तो निकलते समय वो जिस सतह के टुकड़े को तोड़ता है वो सतह का टुकड़ा ऊपर उछलता है और ऊपर उछलकर वापस इसी स्थान के ऊपर गिरता है। साथ ही साथ ये जो इस तरह का इरप्शन होता है उसमें नीचे की तरफ मैग्मा चैम्बर काफी बड़ा भी होता है और सतह के आसपास होता है, सरफेस के आसपास। और जैसे ही विस्फोट के साथ लावा बाहर निकलता है तो ये नीचे जितना भी मैग्मा चैम्बर में था लिक्विड पार्ट वो सारा का सारा तेजी से बाहर निकल जाता है। और जब ये सारा तेजी से बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर खाली हो जाता है स्थान, और ये जो खाली स्थान है इस पर जब एकदम से ऊपर से ये जो स्थल का या सरफेस का जो पार्ट टूटा हुआ वो एकदम से जब इसके ऊपर जोर से गिरेगा तो ये पूरा लैंडमास जो है सरफेस एरिया पूरा का पूरा नीचे धंस जाता है। तो काल्डेरा में कोई प्रमुख स्थलाकृति बनने की बजाय वो सतह का भाग जहां पर ये ज्वालामुखी उद्भव होता है वो धंस जाता है पूरा, इस तरह से विशाल कुंड बनता है। तो काल्डेरा ज्वालामुखी बहुत ज्यादा विस्फोटक होते हैं, इनमें कोई ऊंची स्थलाकृति बनने के बजाय विशाल कुंड का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये जो ज्वालामुखी है ये विस्फोटक इसलिए है क्योंकि इनमें गैसों की तीव्रता ज्यादा है, इनमें लावा भी गाढ़ा निकल रहा है। उसके साथ साथ गैसेस की इंटेंसिटी और लावा की वजह से एक तो विस्फोटक है, और दूसरा कारण जो है इनके विस्फोटक होने का वो ये है कि मैग्मा चैम्बर, इस तरह के जो ज्वालामुखी उद्भव होते हैं उसमें मैग्मा भंडार बहुत बड़ा होता है और सतह के पास ही स्थित होता है। इसीलिए जो बड़ा सा मैग्मा भंडार है उसमें से जब सारा मैग्मा बाहर निकल जाता है लावा के रूप में तो नीचे का हिस्सा खाली होकर और फिर धंस जाता है। तो इसीलिए एक्सप्लोजिवनेस होने के कारण जो है, होने का प्रमुख रीजन जो है वो माना जाता है मैग्मा चैम्बर का बड़ा होना, चैम्बर ह्यूज बड़ा होना, और उसके साथ साथ सतह के पास होना, सरफेस के पास ही। तो इस वजह से ये काफी बड़ा हिस्सा धंसकर और इस तरह का विशाल कुंड बनाता है। और ऐसे ज्वालामुखी का उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, जापान में जो आसो काल्डेरा है वो इस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये हो गया काल्डेरा प्रकार का ज्वालामुखी। तो देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया वही है। दिस टाइप ऑफ वॉल्केनो इज मोस्ट एक्सप्लोसिव अमंगस्ट द लैंडफॉर्म बेस्ड वॉल्केनिक टाइप्स, या स्थलाकृति के आधार पर जो प्रकार है उसमें सबसे ज्यादा विस्फोटक है। द एक्सप्लोसिवनेस ऑफ सच वॉल्केनो शोज दैट मैग्मा चैम्बर इज ह्यूज एंड इट इज लोकेटेड नियर द सरफेस, सतह के पास ही है मैग्मा चैम्बर। सच इरप्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज डिप्रेशन, बड़ा सा कुंड बनता है इससे, बिकॉज द वेंट ओपनिंग कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ। आसो काल्डेरा जापान इसका एक उदाहरण है। तो ये हो गया काल्डेरा ज्वालामुखी। अब नेक्स्ट जो है स्थलाकृति के बेसिस पर, लैंडफॉर्म के बेसिस पर, वो है बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी, या इसको कहते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस वॉल्केनो, तो ये जो है बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी, इसके नाम से ही आप इस ज्वालामुखी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। फ्लड
मतलब प्रवाह, प्रवाह हो रहा है बेसाल्टिक लावा का, इसका मतलब क्षारीय लावा का प्रवाह होता है इस तरह के ज्वालामुखी उद्भव के दौरान। क्षारीय लावा, क्योंकि बेसाल्ट लावा जो है वो क्या होता है, बेसिक ही होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं बेसाल्ट लावा की। तो बेसिक लावा निकलता है इस तरह के इरप्शंस के टाइम पर, और इतना ज्यादा फ्लूइड होता है, वो इतना ज्यादा पतला तरल होता है कि उसका प्रवाह शुरू हो जाता है, बहने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा तरल होता है, इसलिए फ्लड बाढ़ के जैसी आ जाती है उस तरह के बेसाल्ट लावा की। तो इसका मतलब इस तरह के ज्वालामुखी में जब क्षारीय लावा निकल रहा है तो वो ज्वालामुखी, ये वाले जो ज्वालामुखी है, बिल्कुल भी विस्फोटक नहीं होंगे। और इनके विस्फोटक ना होने के पीछे कारण क्या है कि इस तरह के जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र टाइप के जो ज्वालामुखी होते हैं वो दरारों के माध्यम से निकलते हैं, दरारों के माध्यम से क्षारीय लावा निकलता है, बेसिक लावा। और बेसिक लावा में मेनली कौन सा लावा निकलता है, बेसाल्ट लावा। तो ये जैसे मान लीजिए ये लैंडमास है और इसमें नीचे से ये ऊपर की तरफ मैग्मा आ रहा है और ये लावा बन चुका है ऊपर आने के बाद, और इन दरारों के माध्यम से ये लावा निकलेगा और आसपास के बड़े से क्षेत्र में फैल जाएगा, बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। और जहां तक ये बेसाल्ट लावा फैल रहा है वो पूरा का पूरा बेसाल्ट लावा से कवर हो जाता है, पूरा एरिया। इसीलिए उस पूरे एरिया को जहां पे बेसाल्ट लावा फैल चुका है उसे बेसाल्ट क्षेत्र कहते हैं, या उसे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है, या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस या रीजन कहा जाता है। प्रोविंस मींस रीजन, फ्लड बेसाल्ट मतलब बेसाल्ट की कवरिंग जहां जहां तक फैल चुकी है उसे फ्लड बेसाल्ट कहते हैं। और ऐसे जो लैंड मासेस होते हैं या ऐसे जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं जहां पे भी, वहां अगर ज्यादा लेयर्स जम जाएं इस बेसिक लावा की या इस बेसाल्ट लावा की, तो एक के ऊपर एक लेयर जमती रहने से, बार बार जमने से वो लैंडमास जो है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है आसपास के क्षेत्रों की तुलना में। इसीलिए या तो बेसाल्ट के प्लेन्स बनते हैं, बेसाल्ट की परत वाली मैदान बनेंगे, या फिर कई बार इनकी परतें बहुत सारी जम जाती हैं तो क्या बन जाते हैं, पठार भी बन जाते हैं, प्लेटो भी बन जाते हैं। तो इस तरह के जब हम ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं, वॉल्केनो के टाइप की, तो इस तरह के ज्वालामुखी बिल्कुल भी विस्फोटक नहीं होते, नॉट एक्सप्लोजिव एट ऑल, बिल्कुल विस्फोटक नहीं होंगे। प्लस इसमें जो लावा निकलेगा, क्षारीय लावा, वो दरारों के माध्यम से निकलेगा, दरारों से, या फिशर इरप्शन जिसे कहते हैं, फिशर इरप्शन होगा, और दरारों से निकलकर विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है ये लावा। और इससे लावा के या तो मैदान बनते हैं या क्षेत्र बनते हैं, या फिर कई बार बेसाल्ट लावा के पठार जो है उनका निर्माण भी होता है। और पठारों के उदाहरण अगर हम देखें तो एक तो दक्कन का पठार है भारत का, उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो यूएसए में कोलंबिया का पठार है, उसको भी हम एग्जाम्पल मान सकते हैं लावा से निर्मित पठार का। प्लस बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, मतलब ऐसे लावा से, बेसाल्ट लावा से ढके हुए मैदान हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं साइबेरियन बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, इसका एग्जाम्पल हो सकता है साइबेरियन फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। साइबेरिया में इस तरह के बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और इवन भारत में भी जहां पर ये दक्कन का पठारी क्षेत्र है वहां आसपास के काफी बड़े एरिया में ये बेसाल्ट लावा फैला हुआ, और जिस पूरे एरिया में ये बेसाल्ट लावा फैला है उसे कहते हैं दक्कन ट्रैप। तो दक्कन का पठार भी इसका उदाहरण है पठारों में। और प्रवाह क्षेत्र की जब बात करते हैं तो आप यूज कर लेते हैं टर्म दक्कन ट्रैप या डेक्कन ट्रैप। तो इस तरह से ये फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस ज्वालामुखी बिल्कुल भी विस्फोटक नहीं होते। जो हमने अभी स्थलाकृति के आधार पर ज्वालामुखी देखे हैं उनमें सबसे कम विस्फोटकता या बिल्कुल ही विस्फोटकता नहीं वाले जो ज्वालामुखी है वो ये वाले हैं। और इसकी अगर हम तुलना करें बाकी दूसरे ज्वालामुखी प्रकारों से, तो इरप्शन के उद्गार के आधार पर जो आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी है दरारी उद्गार में, फिशर इरप्शन में जो आइसलैंडिक वॉल्केनोज हैं वो, और ये फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस वॉल्केनो बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली दोनों का एक्सप्लेनेशन भी एग्जैक्टली सेम है। सो ये है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी। तो इसमें सिंपल सा देखिए, इस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं होते, बिल्कुल भी विस्फोटक नहीं होते। इस प्रकार के उद्गार के दौरान दरारों के माध्यम से क्षारीय लावा निकलता है, और ये लावा इतना तरल होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे भारत में दक्कन ट्रैप और साइबेरियन बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र इस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो वेरी फ्लूइड लावा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र बेसाल्ट कवर्ड लैंडमास को बनाता है। एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप एंड साइबेरियन फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस।
अब देखिए नेक्स्ट, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, मिड ओशनिक रिज वॉल्केनो, ये जो है मिड ओशनिक रीजन में महासागरीय क्षेत्र में जहां पे कटक बनी हुई है, जिन भी ओशंस में रिज बनी हुई है, वो जनरली डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर हैं, अपसारी प्लेट किनारों पर हैं। और ऐसे अपसारी प्लेट किनारों पर जो भी वॉल्केनोज हैं उनको मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोज कहा जाता है। तो इस तरह के ज्वालामुखी अपसारी प्लेट किनारों पर है या डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर। उनकी विस्फोटकता थोड़ी कम है, बहुत कम तो नहीं, मतलब हाँ कम है इनकी विस्फोटकता, इतनी ज्यादा नहीं है। प्लस उसके साथ साथ डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर जब लावा निकलता है वो दरारों से ही निकलता है, पर वो लावा जो है पानी में अगर निकल रहा है तो पानी में उसमें जलवाष्प बार बार जाएगा उस दरार में, जलवाष्प क्या पानी, उसमें जल जो है, क्योंकि महासागरीय क्षेत्र में है इस तरह की दरार, तो उस दरार में बार बार ओशनिक वाटर जब जाता है तो ओशनिक वाटर हॉट लावा के कांटेक्ट में आने से वाटर वेपर बनाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन वहां पे होता रहता है। तो यहाँ ज्वालामुखी की विस्फोटकता कम है, पर जो भी लावा निकलता है वो लावा इकट्ठा हो जाता है दरार के आसपास, और दरार के आसपास जब ये लावा इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से बनती है ओशनिक रीजन में कटक या रिज। और इस तरह की रिज का उदाहरण है मिड एटलांटिक कटक, मिड एटलांटिक रिज। तो अब सारी प्लेट किनारों पर कम विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव होते हैं और उदाहरण है मिड एटलांटिक रिज। इसी मध्य अटलांटिक कटक का कुछ ऊपरी भाग है जो पानी के ऊपर है, और मिड अटलांटिक रिज का जो छोटा सा हिस्सा वाटर के ऊपर है, अटलांटिक ओशन के ऊपर है कुछ भाग, उस हिस्से पर वो भाग जो है वहां पे आइसलैंड नाम का एक द्वीप है, आइसलैंड नाम का एक आइलैंड है। और जहां वो आइसलैंड नाम का आइलैंड है वो पानी के ऊपर है, पानी के बाहर है, और वहां पे भी डाइवर्जेंस हो रहा है प्लेटों का, वहां पे भी प्लेट जो है वो दूर जा रही है एक दूसरे से। तो आइसलैंड जैसा जो द्वीप है वहां पे जो लावा निकलता है उससे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र बनता है, जबकि पानी में जहां पे दरार है वहां अगर लावा निकल रहा है तो उस लावा के जमने से कटक बनती है, इसलिए वो कटक प्रकार का ज्वालामुखी हो गया, रिज टाइप ऑफ वॉल्केनो हो गया। और जबकि यही बिना पानी वाले क्षेत्र में डाइवर्जेंस अगर होता है तो वो किस प्रकार का ज्वालामुखी बन जाता है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। और जैसे अभी देखें, अगर ये मान लीजिए ये मिड अटलांटिक रिज है, कंटिन्यूस है, वैसे ये ऐसे ऐसे है रिज पूरी, मिड अटलांटिक रिज, ये पूरा मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज का जो हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ है पानी के ऊपर, उसमें आइसलैंड नाम का एक आइलैंड है, यूरोप के, यूके के भी बिल्कुल नॉर्थ में। तो इस तरह से आइसलैंड नाम का एक आइलैंड है, और आइसलैंड नाम का जो आइलैंड है यहाँ पे दरारी उद्गार होता है, फिशर इरप्शन होता है, और काफी लावा निकलता है जो आसपास के क्षेत्र में फैलता जाता है और बहता जाता है। तो ऐसा जो आइसलैंड वाला जो आइलैंड है या द्वीप है, वहां पर तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस वाला ज्वालामुखी है, क्योंकि उसमें बेसिक क्षारीय लावा निकल रहा है, दरार से निकल रहा है और विस्तृत क्षेत्र में फैल रहा है। पर जब हम मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी की बात करते हैं, मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोस की बात करते हैं, तो ऐसा ओशनिक रीजन में जहां पे भी डाइवर्जेंस हो रहा है प्लेटों के बीच में, वहां काफी ज्यादा लावा निकल रहा है, और वो लावा इकट्ठा होता जाता है, जिससे ओशनिक रीजन में क्या बन जाती है, रिज बन जाती है। और वो इतना ज्यादा लावा इसलिए निकल रहा है क्योंकि ओशनिक रीजन में पानी है, और पानी की वजह से वाटर वेपर बनता है, और वो वाटर वेपर बार बार इरप्शन को प्रमोट करता रहता है। इसीलिए ओशनिक रीजन में अगर डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री है तो होगा इरप्शन दरार से ही, पर उस दरार से निकलने वाले लावा से रिज बनेगी, कटक बनेगी। और अगर यही डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर बिना पानी वाले क्षेत्र में अगर कहीं पे डाइवर्जेंस हो रहा है, अब सारी प्लेट किनारे हैं, तो दरार से अगर क्षारीय लावा निकल रहा है, बेसिक लावा, तो वो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बनाएगा या वॉल्केनिक प्लेटो बनाएगा, अगर वो स्थलीय भाग में है, जल में नहीं है तो दोनों में, कटक रिज वाले में और फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जो अभी किया था इससे पहले, दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। ये रिज तो बन रहा है ओशनिक रीजन में पानी के अंदर, जबकि फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बन रहा है लैंड मास पे, स्थलीय भाग में। सो ये हो गए मिड अटलांटिक रिज वाला। तो यह ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं तथा महासागरों में अपसारी प्लेट किनारों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के उद्गार द्वारा महासागरों के बीच कटक का निर्माण होता है, रिज बनती है ओशनिक रीजन में,
होता इरप्शन दरार से ही है, क्योंकि जब डाइवर्जेंस होता है प्लेटों का तो दोनों प्लेटों के बीच में गैप आ जाता है। तो अब जो है वॉल्केनो के हम डिफरेंट टाइप्स देख चुके हैं, लैंड मास के बेसिस, लैंड फॉर्म्स के बेसिस पर, स्थल आकृतियों के आधार पर। अब हम ज्वालामुखी की जो सक्रियता है उसके आधार पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बेसिस पे टाइप्स देखेंगे। सक्रियता के आधार पर प्रकार देखिए। सबसे पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन में ये देखा जाता है कि कितनी बार उद्गार हो रहा है, इरप्शन जो है कितनी बार हो रहा है, उद्गार कितना ऑफन हो रहा है। तो अगर हम उद्गार के आधार पर या उद्गार की तीव्रता के आधार पर देखें सक्रियता के बेसिस पे, तो सबसे पहला जो ज्वालामुखी का प्रकार है वो है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो के नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये ऐसे वॉल्केनोज हैं ज्वालामुखी जिनमें बार बार अक्सर विस्फोट होते ही रहते हैं, आए दिन विस्फोट होते रहते हैं, हर एक दो साल में इनमें एक्सप्लोजन होते ही रहते हैं। और ऐसे जो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं जिनमें बार बार इरप्शंस होते हैं, फ्रीक्वेंट इरप्शंस होते हैं, उन्हीं को एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब आपको मीनिंग तो इसका पता है और इसकी डेफिनेशन भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए इसमें, ताकि आप अपने आंसर को थोड़ा बेटर बना सके। इंडिया में भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब वहां पे क्यों है, किस कारण से है, वो अभी वॉल्केनो का जब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, वितरण, तो उसमें समझ जाएंगे आप। तो एक तो है बैरन द्वीप भारत का, स्ट्रोम्बोली इटली का जो है वो भी एक्टिव है और एक्टिव वॉल्केनो है, इसीलिए स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इसके अलावा एटना इटली का जो है ये भी एक्टिव है, और कोटोपैक्सी जो है साउथ अमेरिका में, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कुछ एक सक्रिय ज्वालामुखी के आपको उदाहरण पता होने चाहिए। अगर इन केस न्यूज में कहीं, न्यूज़पेपर में कोई आप पढ़ते हैं कहीं पे आर्टिकल जिसमें कोई लेटेस्ट इरप्शन हुआ है और वो न्यूज में रहा है, तो आप उसको भी अपने आंसर में लिख सकते हैं कोट करके कि ये हाल ही में उद्भव हुआ था इसमें या उद्गार हुआ था। और ईयर का भी अगर आपको नाम पता है तो वो आप ईयर लिख सकते हो, वर्ष लिख सकते हो कि कब उसमें इरप्शन हुआ था। फिर देखिए दूसरा जो टाइप है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो। सुषुप्त में क्या होता है कि ज्वालामुखी में उद्भव काफी वर्षों से नहीं हुआ होता, पर भविष्य में उद्भव होने की संभावना होती है। ऐसा वॉल्केनो जो इरप्ट नहीं हुआ है काफी रिसेंट ईयर्स में, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है उसमें इरप्शन की, मतलब वो सुषुप्त अवस्था में, स्लीपिंग कंडीशन में है, बट वो कभी भी जाग सकता है, कभी भी उसमें विस्फोट होने की संभावना है। तो वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट, वो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इन वॉल्केनोज को, उनका पीरियड देख के, फ्रीक्वेंसी का, उसके बेसिस पे। और सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कुछ टाइम बाद सुषुप्त में कैटेगरी में चले जाते हैं, मतलब डोरमेंट कैटेगरी में चले जाते हैं। और डोरमेंट कैटेगरी में जो वॉल्केनो है वो कुछ सालों के बाद किस में चले जाएंगे, डेड कैटेगरी में या मृत ज्वालामुखी की कैटेगरी में। और ये साइंटिस्ट जो है वो स्टडीज आदि के बेसिस पर और इरप्शंस जो हो रहे हैं उसको थोड़ा नोटिस करके, स्टडी करके फिर बताते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा सुषुप्त है और कौन सा मृत है। अक्सर लोग टूरिज्म के पर्पस से वॉल्केनिक जो एरियाज होते हैं या क्षेत्र होते हैं उनको देखने जाते हैं, पर क्योंकि पता होता है कि कौन सा वॉल्केनो डेड है, कौन सा एक्टिव है, तो इसीलिए वो सेफ्टी मेजर्स के लिए काफी सही होता है, ताकि टूरिस्ट कहीं पे जा रहे हैं तो उनको नॉलेज हो कि ये डेड वॉल्केनो है या फिर एक्टिव है या डोरमेंट है। उसके अलावा नेचर जो है उसको समझना, मतलब कितना भी ह्यूमन बीइंग कोशिश कर ले, बट प्रकृति को पूर्ण रूप से समझना एक तरह से असंभव सी चीज है। जो भी अभी डेड कैटेगरी में है ज्वालामुखी, अमृत ज्वालामुखी में सम्मिलित है, भविष्य में हो सकता है, यू नेवर नो, कि कुछ चेंजेस हो जाए पृथ्वी के आंतरिक भाग में और सडनली वहां पे भी इरप्शन हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन नेचर। ऑलमोस्ट हम लोग सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। सुषुप्त अवस्था में जो ज्वालामुखी है वो भविष्य में कभी भी फट सकते हैं। और ऐसे ज्वालामुखी के उदाहरण है नारकोंडम, जो भारत में है, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी, ओनली इंडिया का वन एंड ओनली जो डोरमेंट वॉल्केनो है वो ये है। फिर है विसुवियस इटली का, ये भी डोरमेंट है या सुषुप्त अवस्था में है। अब डेड जो वॉल्केनोज होते हैं उनको देखते हैं। मृत ज्वालामुखी, ये तीसरी कैटेगरी है। मृत ज्वालामुखी या डेड वॉल्केनोज जो हैं वो ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जिनमें काफी वर्षों से कोई उद्भव नहीं हुआ होता, पर
उनमें भविष्य में भी कोई उद्भव होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। मतलब वो इरप्शंस वगैरह उनके अंदर जो आंतरिक भाग में इंटरनल पार्ट है अर्थ का उन वॉल्केनोज के नीचे वो बिल्कुल इनएक्टिव हो चुका है, वहां पे मैग्मा वगैरह नहीं बचा है, वहां गैसों की इंटेंसिटी वगैरह सब खत्म हो चुकी है और वहां पे कोई इरप्शन की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तो उन्हें डेड डिक्लेयर किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। और इसमें अगर उदाहरण में देखें तो एक तो कंकागुआ है दक्षिण अमेरिका का, इसके अलावा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है किलिमंजारो वो भी डेड वॉल्केनोज में ही आता है, डेड वॉल्केनोज में। तो एग्जांपल्स आपको बेसिक ध्यान रखने, बाकी ये टाइप्स जो है ये एक्सप्लेन करना तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको खुद को ऑलरेडी पहले से ही आता होगा। अब हम बात करते हैं उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, मतलब इरप्शन के बेसिस पर, इरप्शन के नेचर के बेसिस पर जो वॉल्केनो के टाइप्स हैं उनको देखते हैं। अब देखिए उद्गार या इरप्शन दो तरह के होते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। दो तरह के इरप्शन होते हैं, एक तो दरारी उद्गार जिसे कहते हैं फिशर इरप्शन, और दूसरा होता है केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार या सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन में तो क्या होता है, एक पाइप के थ्रू वाहक नलिका के माध्यम से लावा बाहर निकलता है विस्फोट के साथ, और इसका एक छोटा सा मुख होता है या वेंट होता है। मुख, मुख किसको कह रहे हैं, ये क्रेटर वाला जो एरिया है, और ये होती है पाइप या वाहक नलिका इसको कहते हैं, और इस मुख को वेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो जब एक छोटे से वेंट या छोटे से मुख के द्वारा वाहक नलिका के माध्यम से ज्वालामुखी उद्भव होता है तो उसे केंद्रीय उद्गार कहते हैं। अक्सर केंद्रीय उद्गार सेंट्रल इरप्शन काफी विस्फोटक होते हैं, हालांकि सेंट्रल इरप्शन में कुछ एक वॉल्केनोज ऐसे हैं जो कम विस्फोटक होते हैं जिनमें बेसिक लावा निकलता है। और दरारी उद्भव जब होता है तो उसमें फिशर या लॉन्ग जो लंबी जो दरारें हैं उनके माध्यम से लावा निकलता है, और अक्सर इस तरह की दरारों से गर्म लावा ही बाहर निकल पाता है, क्योंकि गर्म लावा उफन उफन के बाहर आता है। और गर्म लावा कौन सा होता है, अम्लीय लावा जो है वो तो थोड़ा ठंडा होता है, एसिडिक लावा थोड़ा ठंडा होता है, बेसिक लावा सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसीलिए इस तरह के दरारी उद्गार में बेसिक लावा बाहर निकलता है और फैल जाता है इधर उधर, और इस तरह के जो दरारी उद्गार होते हैं वो बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते। और अभी जो वॉल्केनो के टाइप्स हमें देखने हैं वो इसी बेसिस पर देखने हैं, दरारी उद्गार और केंद्रीय उद्गार के आधार पर। सबसे पहले हम फिशर इरप्शन के बेसिस पे देख रहे हैं। फिशर इरप्शन में एक ही मेजर वॉल्केनो का टाइप है, वो है आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी, उसको देख लेते हैं। अब देखिए आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी जो है इसे आइसलैंडिक वॉल्केनो भी कहते हैं, आइसलैंडिक वॉल्केनो। अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी सी देर पहले हमने बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी किया था, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस वॉल्केनो जैसा ही वॉल्केनो है ये, बेसाल्ट प्रोविंस वॉल्केनो के जैसा, मतलब बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी जैसा क्षेत्र ज्वालामुखी जैसा। अब इस तरह के ज्वालामुखी हम पहले कर चुके हैं। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी जैसे ही आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी जो है ये बिल्कुल भी विस्फोटक नहीं है, बिल्कुल एक्सप्लोजिव नहीं है, और इनमें दरारों के माध्यम से क्षारीय लावा निकलता है, क्योंकि बेसाल्ट लावा निकल रहा है, बेसाल्ट बहुत क्षारीय होता है, और ये विस्तृत क्षेत्र में फैलकर या तो बेसाल्ट से निर्मित कोई स्थलाकृति बनाता है या बेसाल्ट से कोई बड़े मैदान बनाता है जिन्हें हम बेसाल्ट प्रोविंस कहते हैं, बेसाल्ट क्षेत्र कहते हैं, या फिर वो बेसाल्ट की परतें अगर जमती जाती है तो उससे कई बार पठार भी बनते हैं। और इस तरह के बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का उदाहरण दक्कन ट्रैप है भारत का, और साइबेरियन बेसाल्ट प्रवाह भी इसका उदाहरण है। और ये आइसलैंड नाम का द्वीप जो है, आइलैंड, ये भी इसी तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसीलिए आइसलैंड नाम के द्वीप पर ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं